हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह है लेक्चर फर्स्ट के यूनिट का वन शॉर्ट वीडियो है। तो इसमें हम जो है थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस में सिलेबस के हिसाब से तो 2025 के एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट होने वाला है वन शॉट। तो हमारा पहला इसमें है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक क्या होते हैं? तो थर्मोडायनेमिक हमारी होती है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है इसमें विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरएक्शन ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तुम्हारी जो थर्मोडायनेमिक है यह साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है स्टडी करते हैं एनर्जी इंटरएक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर एनर्जी इंटरएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। और विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो इसमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में और सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। या फिर दूसरी डिफिनेशन अगर देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ थ्री इज इंटरनल एनर्जी इक्विलिब्रियम एनर्जी एंड एंट्रोपी, यानी जिसमें हम यह एक ऐसी इंजीनियर ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जो है डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम एनर्जी और एंट्रोपी के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। वो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। आप चाहे तो एक और डिफिनेशन लेके इसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। तो आगे हमारा सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? तो एनीथिंग अंडर कंसीडर्ड और इट इज कंट्रोल रीजन इन स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी यूनिवर्स में एनीथिंग यानी कुछ भी हमारे यूनिवर्स में, जैसे मान लीजिए मेरा टेबल हो गया, चेयर हो गई, तो इसमें जो है हम अगर उसमें जो है कंसीडर करें टेबल के बारे में तो ये हमारा सिस्टम हो गया। या फिर हम चेयर के बारे में सोच रहे हैं, चेयर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो वो हमारा चेयर सिस्टम हो गया। या फिर दूसरे शब्द में देखें तो कंट्रोल रीजन इन स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड। तो ये भी डिफिनेशन वही कह रहा है, चाहे हम किसी चीज को कंसीडर करें या फिर उस पर फोकस करें, वही हमारा सिस्टम होता है। हम टेबल के बारे में फोकस करें या फिर अपने सिस्टम के बारे में फोकस करें, लैपटॉप के बारे में, तो ये लैपटॉप हमारा जो सिस्टम हो गया। तो ये होती है हमारी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? तो सराउंडिंग हमारी क्या होती है? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। तुम्हारे सिस्टम के और आस पास जो भी है वो दैट इज सराउंडिंग। जैसे हमारे ये टेबल हो गई तो इस टेबल के आसपास जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं सराउंडिंग हो गया। और ये जो हमारा टेबल है ये सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारी आती है बाउंड्री। ये सब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सब दो दो नंबर में कभी कभी पूछ लेता है और 100% है हर एक एग्जाम में ये पूछता है एक टीयू में। तुम्हारा बाउंड्री है तो बाउंड्री क्या है हमारी? बीच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के हम सेपरेट करेंगे तो उसके बीच में जो हमें रिजल्ट आता है दैट इज बाउंड्री। नहीं समझे? तो जो हमारा जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है, इसके आसपास ये हमारा जो है सराउंडिंग है, तो इन दोनों को हम सेपरेट करें तो इस जगह का जो निकल कर आएगा ये हमारी बाउंड्री हो गई या बाउंड्री लेयर हो गई। तो यही बाउंड्री होती है हमारी। तो यहाँ कुछ नोट पॉइंट दिया गया बाउंड्री को समझने के लिए। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। तो बाउंड्री हमारी जो है रियल भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री आर रिस्पॉन्सिबिलिटी continuous line or curve, whereas imaginary boundaries are respected by the dotted lines or curve। तुम्हारे जो बाउंड्री की अनइमेजिनरी लाइन होती है वो ये लाइन होती है और जो इमेजिनरी लाइन होती है वो ये होती है। यानी ये जो है विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है, यानी लाइन में भी इसका कर्व हो सकता है और जो है रियल में भी हो सकता है। तो यही होता है हमारा बाउंड्री। इसे भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं बट इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। इतना ये सब दो दो नंबर में पूछता ही है तो इतना आप लोग जो है समझ के जाइएगा, यही इतना समझ के जाइएगा, आराम से बढ़िया लिख के आइएगा। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्स।
तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को हम प्लस कर देंगे तो फिर हमारा यूनिवर्स निकल आएगा, क्योंकि सिस्टम के आसपास में चारों ओर जितने भी हैं डायरेक्शन में, जितने भी वस्तुएं, जितने भी चीजें हैं, सब जो है सराउंडिंग होती है। और जब सिस्टम और सराउंडिंग को हम प्लस कर देंगे तो पूरा यूनिवर्स ही हमारा हो गया। तो यही होता है हमारा यूनिवर्स। अब आते हैं टाइप ऑफ सिस्टम में। तो सिस्टम हमारे जो है 3 टाइप के होते हैं। तो आइए आप फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम जो है मास का इंटरेक्शन हो और एनर्जी का इंटरेक्शन हो, टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी हमारे सिस्टम पर और सराउंडिंग दोनों पर जो है एनर्जी का इंटरेक्शन हो और मास का इंटरेक्शन हो, यानी मास का आदान प्रदान हो और एनर्जी का आदान प्रदान हो। दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो आई होप आप समझ गए होंगे ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास का इंटरेक्शन हो और एनर्जी का इंटरेक्शन हो। तो वही हमारा जो है ओपन सिस्टम होता है। नेक्स्ट, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ये जरूर पूछता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर बढ़िया से पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा पहला बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, कंप्रेसर, इवापोरेटर, नोजल, डिफ्यूजर, पिस्टन, सिलेंडर, अरेंजमेंट विथ वैल्यूज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? यहाँ एक सिस्टम होता है विच ओनली एनर्जी इंटरेक्शन, जिसमें सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर। तो हमारा क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, यानी पिस्टन सिलेंडर जो है विदाउट वाल्व के, वो हमारा जो है क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो यह नीदर मास इंटरेक्शन नॉर एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर जो है हमारा ना ही मास का इंटरेक्शन होता है ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आइसोलेट होता है। जैसे ये हमारा पार्ट हो गया, इसके चारों ओर जो है आइसोलेट रहेगा चारों तरफ। तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यानी बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा, ना ही अंदर से कुछ बाहर जाएगा, किसी भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल है यूनिवर्स और थर्मोफ्लास्क। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये कभी कभी 7 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 2 में पूछता है। तो ये पिछली बार तो 7 नंबर में पूछा है, इस बार भी चांसेस है कि 2 में या 7 में पूछ ले। तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, ये हमें देखना है। तुम्हारा जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसमें इंडिविजुअल ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, यानी इसमें हम जो है इंडिविजुअली मॉलिक्यूल, यानी जैसे हमारा ये सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम के अंदर ये सब जो है पार्टिकल हैं। तो इसमें जो है हम नंबर ऑफ, यानी इंडिविजुअली, यानी एक एक पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी इंडिविजुअल, यानी एक एक मॉलिक्यूल के बारे में हम स्टडी करते हैं। अंडर कंसीडर एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिकल अप्रोच, whereas in the case of microscopic approach, time average behavior of molecules under considered and is also known as classical approach, यानी क्लासिकल अप्रोच हम इसे कह सकते हैं। या तो हमने जो बताया यानी इंडिविजुअल ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें आप लोग याद करके रखिएगा, इसमें वही आप लोग वहाँ बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे। हमारी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ये होती है जिसमें हम एक सिस्टम के अंदर जो है हम एक सिस्टम के अंदर या फिर स्टैटिकल अप्रोच के अंदर जो है हम लोग एक एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और नोट पॉइंट है, इसे हम देख लेते हैं। इन आवर थर्मोडायनेमिक्स वी आर जनरली डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और ये जनरली जो है डील करता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के साथ। और हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्टिनम अप्रोच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ आप लोग पढ़ लेंगे तो वहाँ कॉन्टिनम फ्लो को आसानी से समझ लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? इन दिस अप्रोच वी आर कंसिडरिंग ओवर मैटर एज कॉन्टिन्यूअस। तो यह एक अप्रोच है जो कि क्या करता है? कंसीडर करता है मैटर ऑफ कॉन्टिन्यूअस, यानी किसी भी मैटर को ये कॉन्टिन्यूअस ओवर जो है कंसीडर करता ही रहता है। वही हमारा कॉन्टिन्यूम अप्रोच कहलाता है। इसको जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा।
और ये कैंटिना प्रोज जो है AKTO में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में नहीं आता है, इसको बेसिक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछ लेता है, कभी 2 में पूछता है, कभी 7 नंबर में पूछ लेता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इट रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। तो इसका पहला टाइप हमारा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जिसे याद करने का मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यही आप याद कर लीजिए, बस आप आराम से लिख लेंगे। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, यानी जो मास पे डिपेंड ना करे। तो प्रेशर हमारा जो मास पे डिपेंड नहीं करता, ना ही टेम्परेचर करता, ना ही कंडक्टिविटी करता, ना ही स्पेसिफिक हीट करता। तो दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इसके एग्जांपल ये भी हो सकते हैं, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी भी हो गया, एनर्जी पर यूनिट मास भी हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट ऑफ मास होता है, जैसे वॉल्यूम और फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। ये सब जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो मास पे डिपेंड करें। और हमारी जितने प्रकार की एनर्जी होती है यूनिवर्स में, सभी जो है डिपेंडेंट होती है किस पे, मास पे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यह क्या होता है, सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर इन थर्मल इक्वेशन, मैकेनिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। यानी थर्मल इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स forces and pressure, chemical equilibrium means chemical potential। यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारा वह है या जो है जिसके अंदर हम थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर टेम्परेचर, या जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यह दर्शाता है कि हमारे जो थर्मल है, मैकेनिकल है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो चीज़ डिपेंड करता है इस पे। तो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा तो टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगा तो फोर्स एंड प्रेशर, केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा तो केमिकल पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो यही होता है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। प्योर सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है 2 नंबर में दे देता है। इट इज सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इरेस्पेक्टिव ऑफ फेज। तो यह है जो है एक सब्सटेंस होता है, किसका सब्सटेंस होता है, कंपोजिशन कांस्टेंट केमिकल, यानी जिसमें कांस्टेंट होता है क्या, हमारा केमिकल कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड मिक्सचर इरेस्पेक्टिव ऑफ फेज। यानी जैसे हमारा कोई कंटेनर हो गया मान लीजिए ये, तो इसका जो वॉल्यूम है, यानी ये आयतन जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो दैट इज द प्योर सब्सटेंस। समझ में आ गया होगा आप लोग को, इस सिंपल डिफिनेशन है इरेस्पेक्टिव ऑफ फेज। और ये इसके जो है इक्वेशन है, इसे देख लीजिएगा। या तो ये जल हो गया, आइस हो गया, स्टीम हो गया। ये जो है इसको जरूर याद करिएगा, इसको लेके आइएगा एग्जाम में, क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो है इसी से होता ही है। तो आइए देखते हैं आगे, ये नोट वोट स्किप करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट, ये भी 2 मार्क्स में पूछ लेता है। यह क्या होता है, इट रिप्रेजेंटेड द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, या सिस्टम के कंडीशन पर डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक स्टेट। यानी यह जो है स्टेट है ना, जैसे ये हो गया हमारा, तो इसमें स्टेट 1 से 2 में क्या क्या हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, क्या हो रहा है, यही करता है पीबीटीएस डायग्राम में, पीबी डायग्राम में यही डिपेंड करता है, तो वही होती है थर्मोडायनेमिक स्टेट। नेक्स्ट हमारा है पाथ। पाथ हमारा क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो ये डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ पाथ क्या होता है। इसे पाथ फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। पाथ, पाथ यानी रास्ता होता है। तो जैसे ये हमारा रास्ता है, इसे हम पाथ
फंक्शन बोल रहे हैं, तो इसमें जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे इन्हीं पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे एक लाइन से। तो ये होता है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ यानी लाइन, उसी लाइन को फॉलो करें, तो वही होता है हमारा पाथ फंक्शन। एंड अब हमारा जो है ये देखिए दिया गया है डायग्राम में हमारा दिया गया है इनिशियल स्टेट, यानी जो है ये लाइन है, यही पाथ है, और ये जो है ये स्टेट जो है स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फाइनल हो गया। यहीं पर जो है मॉलिक्यूल्स जो है चलते हुए आएंगे, तो ये हमारा हो गया पाथ फंक्शन। यही होता है हमारा पाथ यानी रास्ता। एंड नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस सेड क्या कहता है, इन विच सिस्टम रिटर्न्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में जो हमारा प्रोसेस गया है वो रिवर्स होकर फिर आ जाएगा हमारे पास। इसको हम डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे हमारा ये हो गया एक स्टेट, तो यहाँ से हमने जो है कुछ चीज़ भेजा, ये हमारा स्टेट फर्स्ट हो गया और ये हमारा स्टेट सेकंड हो गया। तो यहाँ से हमने इसके भेजा, यहाँ चला गया, 1 पॉइंट से भेजे तो यहाँ 2 पॉइंट पर आ गया, फिर ये जो है रिवर्स होके फिर 1 पॉइंट पर आ गया। तो यही होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी जो जाए सिस्टम जो जाए सराउंडिंग में, ये हमारा 2 नंबर वाला जो है ये सराउंडिंग है और ये वाला जो है सिस्टम है। तो जो सराउंडिंग में जाए फिर सराउंडिंग से वापस आ जाए सिस्टम के पास, वही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी जो रिवर्स होकर चला है, यही होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड यहाँ डायग्राम में देखिए दिया गया, ऐसे गया फिर वापस आ गया, यहाँ से गया फिर आ गया, ये तीर इधर बनाया यानी इधर से आया फिर यहाँ से वापस गया इसलिए इधर बनाया। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वही डिफिनेशन में लिखा था इरिवर्सिबल प्रोसेस भी, मेरे को लगता है शायद लिखना ही भूल गया इसका, तो मैं इसका मुख से ही बता देता हूँ। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो रिवर्स ना हो, यानी एक डायरेक्शन में से यहाँ से गया, ये 1 हो गया मान लीजिए, ये 2 हो गया, यहाँ पर गया फिर यहाँ से रिटर्न ना हुआ, तो ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा आता है, इसको स्किप करते हैं, किसी काम का नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस पे आते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस इज सेड टू बी साइक्लिक इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम। तो साइक्लिक प्रोसेस जो होता है एग्जांपल में दिया गया, अब साइक्लिक प्रोसेस यहाँ से साइक्लिक हुआ 2 तक, फिर 2 से हुआ 1 तक, और इसमें कोई चेंजेस हुआ, नो चेंज हुआ। तो ये कहता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाए और इसमें कोई भी चेंज ना हो, यानी सेम टू सेम रहे, तो दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। इसमें भी देखिए हो रहा है ये साइक्लिक प्रोसेस, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्या होता है, इनफाइनाइट slowness characteristic of quasi-static process, or it is obtained by joining of series of equilibrium state। तो इसे मैं समझाता हूँ बढ़िया से डायग्राम से, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो आइए मैं बताता हूँ क्या होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये जो है एक स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जैसे ये हमारा हो गया एक बॉक्स, यहाँ पर नीचे हम गैस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैस है, इंडिविजुअली नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गैस है यहाँ सिस्टम में। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी मान लीजिए गैस है, तो यहाँ पर ये जो है पिस्टन है, ये क्या है, ये पिस्टन है हमारा पिस्टन। और यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर कुछ मान लीजिए लोड रख दिए, ये वाला जो है ये लोड है, ये लोड है हमारा, वेट है। तो ये वेट मान लीजिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर वेट ये लगा है, और जब इस वेट को हम जो है ज़्यादा प्रेशर देंगे तब ये जो है यहाँ पर जो गैस है, यहाँ तक गैस जो भरी है ये कंप्रेस होकर यहाँ पर आ जाएगी। यानी इसकी ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये जो है सेकंड पॉइंट हो गया, यानी फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक आ गया स्लो स्लो, तो वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। यानी पॉइंट टू पॉइंट जिसकी डेंसिटी चेंज हो जाए प्रेशर लगने की वजह से, दैट इज कॉल्ड द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसे अगर हम इस डिफिनीशन की बात करें तो ये डिफिनीशन क्या लिखी है आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसको
अपनी खुद की लैंग्वेज में एक डिफिनेशन बना के बताता हूँ। Quasi-static process is it is the process which store gas, compress the piston through and very slow motion and frictionless. It is considered the quasi-static process, or it is known as quasi-static process. For 1 point to second point transfer the piston, यही होता है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ जो होता है हमारा, इट इज द प्रॉपर्टी विथ द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम लोग जो है वैल्यूज, टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, थर्मोमीटर प्रेशर विल प्लेज द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को या गैस को या थर्मोमेट्री प्रेशर को अगर हमें मेजर करना है या कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू को, तो उसके लिए हम थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और इसका जो इक्वेशन हो क्या होता है, P इज इक्वल MRT। P इज इक्वल MR पर वॉल्यूम, ये टेम्परेचर हो गया इज इक्वल P अल्फा टेम्परेचर, प्रेशर अल्फा टेम्परेचर इज इक्वल टेम्परेचर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगी वैल्यू। और इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर या गैस रहेगा, उसके लिए जो है वॉल्यूम विल प्लेस द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, MR अपॉन P, यानी MR पर प्रेशर टेम्परेचर इज इक्वल वॉल्यूम अल्फा टेम्परेचर इज इक्वल टेम्परेचर। तो ये हमारा जो है वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ पर हमारी प्रेशर की वैल्यू निकल कर आई थी। यानी हमें जो है किसी भी टेम्परेचर को की वैल्यू को मेजर करना हो, चाहे वो वॉल्यूम के टेम्परेचर की वैल्यू को पता करना है या प्रेशर की टेम्परेचर की वैल्यू को पता करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को जो है करना हुआ तो भी कर सकते हैं। थर्मोमीटर रेजिस्टेंस विल प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का रोल को अप्लाई करते हैं। In case of thermocouple, electromagnetic force, voltage difference plays the role of thermometric property। तो यहाँ पे थर्मोकपल को और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी थर्मोमेट्रिक, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ये सारे इक्वेशन जो है आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका जो है सेकेंड यूनिट वाले में बहुत यूज है डेरिवेशन में। अगर इसको आप लोग नहीं तैयार करेंगे तो फिर उधर आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर जो आइडियल गैस सप्लाई होता है वो नहीं समझ में आ पाएगा। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो क्या होता है, यानी गैस बिहेवियर एज एन आइडियल गैस। तो कोई भी गैस हो, उसका कोई भी बिहेवियर हो, वो क्या होता है, आइडियल गैस ही होता है। अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, चाहे वो लो प्रेशर का हो या फिर हाई प्रेशर का हो, या फिर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों साथ हो तो भी। द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज, कोई आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है P इज इक्वल MRT होती है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, P इज इक्वल MRT क्या होती है, आइडियल इक्वेशन होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन। तो यहाँ P क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, M क्या होता है, मास होता है, R क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, T क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको जरूर बढ़िया से तैयार कीजिएगा, इसको इस इक्वेशन को इतना याद रखिएगा, P इज इक्वल MRT, दैट इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। और इसको भी चाहे तो देख सकते हैं, बट इनको देखने का कोई मतलब नहीं है, हाँ इसे देख सकते हैं आप। तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन जो है P इज इक्वल NRT भी हो सकती है, जहाँ पे N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, मास पर यूनिट मॉलिक्यूल,
या मॉलिक्यूलर के बारे में बात की जाए, पी इज इक्वल मास आर पर यूनिट मॉलिक्यूल बट टेम्परेचर। तो इसे ही आप लोग याद करके रखिएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतना याद करके रखिएगा, ये जो आगे काम देगा। ये सब बेकार है, ये सब देगा, चाहे तो कंसीडर करके आप लोग दे सकते हैं, बट कोई ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है। टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल जो है, इससे आइडियल गैस हम कर सकते हैं। इतना न्यूमेरिकल जो है सिलेबस में है नहीं, जितना मैं लिखा हूँ, क्योंकि ये जो है हमने IES के एग्जाम के लिए लिखा था। तो आइए हम देखते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर क्या होता है। आइडियल गैस थर्मोमीटर के लिए क्या है, तो यह इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, यह जो है मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये उसके लिए नहीं बना है, ये उसके उस पर डिपेंड ही नहीं करता। 1 केल्विन इज डिफाइंड एज एम्पल पॉइंट, इसे स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही जो है स्टडी कर रहे हैं, बाकी का स्किप करते चला। तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, AKTU के और AKTU के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसी के बारे में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं बस, और सब स्किप कर दे रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग, सिर्फ इम्पोर्टेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इट वाज गिवन बाय RS फाउलर। तो RS फाउलर जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जो है गिवन किया है, यानी उन्होंने इसे दिया या इन्वेंशन किया है। तो अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कीप बॉडी एज थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम, या कह लीजिए बी जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम से सेपरेटली, देन बॉडी AC विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, ये मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये जो बी वाला पोर्शन है, ये जो है ए के पास भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के पास भी है, और ए और सी जो है ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे से नहीं है। तो यही हमारा दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ, यानी इसमें जो है ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड बी एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, बट सी एंड ए थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ, नहीं होता है। यानी इसका जो ए है और सी है वो दोनों जो है इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट हैं, बट इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेक्स्ट आता है पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, कभी कभी ये दो मार्क्स में पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं पॉइंट फंक्शन क्या होता है। वेरिएबल हुज वैल्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो, तो यह पाथ यानी रास्ते को फॉलो नहीं करता। ये जो है हम किसी भी पॉइंट पर, चाहे इमेजिनरी नंबर हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उस पॉइंट को हम जो है लाइन खींच देंगे तो ये उसी पर उसी को फॉलो करेगा, यानी एक लाइन को ये फॉलो करता है, पाथ को नहीं फॉलो करता। पाथ यानी बड़ा रास्ता हो जाता है ना, बड़े रास्ते को ही तो हम पाथ बोलते हैं। एक ऐसा लाइन खींच दिए तो ये लाइन हो गई, तो लाइन पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट फंक्शन कहलाता है। जो पूरे रास्ते पर डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन कहलाता है। पाथ फंक्शन आर वेरिएबल्स हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, हीट एंड वर्क। तुम्हारे जो पास है, पास्ट में जो ये रोड बनी है, इसी रोड को फॉलो कर रहा है, तो दैट इज पास्ट फंक्शन। एक्सैक्ट डिफरेंशियल ये क्या होता है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वेरिएबल्स इज इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल प्रेशर वैल्यू। तो यह साइक्लिक इंटीग्रल वेरिएबल होता है जो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम हो गया, यही होता है एक्सैक्ट डिफरेंशियल। और इनएक्सैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, जो साइक्लिक इंटीग्रल वेरिएबल इज नॉट इक्वल जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, जो इक्वल जीरो नहीं होता, जैसे हीट एंड वर्क। तो ये हमारा इनएक्सैक्ट डिफरेंशियल होता है। ऑल प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन एंड एक्सैक्ट डिफरेंशियल, तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब पॉइंट फंक्शन होते हैं। और हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड एक्सैक्ट डिफरेंशियल, तो पाथ फंक्शन क्या होता है, हीट एंड वर्क होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। गिब्स फेज रूल, इसको भी
तैयार कीजिएगा। ये पिछली बार एग्जाम में आया है, क्या पता पहुंच ले इस बार भी। तो क्या होता है ये, आइए देखते हैं। तो P प्लस एफ इज इक्वल सी प्लस टू, ये इसका फार्मूला होता है गिब्स फेज रूल का। तो जहाँ P क्या होता है, फेज होता है, F क्या होता है, डो होता है, और N से क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ये इसके डॉ के ऊपर और चलते हैं। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू लोकेट और फिक्स द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केस फर्स्ट के लिए ये है सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, एग्जांपल में आइस और स्ट्रीम हो गया है। तो ये इक्वेशन को तैयार कर लीजिएगा कि इसका नेक्स्ट यूज है 1 प्लस एफ इज इक्वल 1 प्लस टू, तो फोर्स का आ गया 2। ये 1 से 1 कट जाएगा ना, तो फोर्स 2 ही तो बचेगा, यही हमारा है। और केस 2 में क्या होता है, 2 फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। आइस प्लस वाटर के लिए क्या है, 2 प्लस फोर्स इज इक्वल 1 प्लस 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बच गया 1। केस 3 में है सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, एग्जांपल आइस प्लस वाटर प्लस स्टीम के लिए है। 3 प्लस फोर्स हो गया और 1 प्लस 2 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया जोड़ने के बाद, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 हो गया, तो दोनों को कर दिया गया, तो ये 0 आ गया। तो ये होती हमारी 8 ट्रिपल पॉइंट होते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं ये तो ऐसे लिखा है। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें है हमारा यूनिट 2 के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा यूनिट फर्स्ट का लेक्चर जो है वन शॉट कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना था। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और इस चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसलिए हमने उन्हें न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस नहीं किया। यूनिट 2 में हमारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं और जितने भी डेरिवेशन है, सभी के बारे में हम जो है कंप्लीट एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो है स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो 2025 के लिए और एकेटिव एग्जाम। तो ये हमारा यूनिट 2 में कल क्या पढ़ेंगे, हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, और साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो है वेरियस पार्ट्स जो डिफरेंट प्रेशर है क्लोज्ड सिस्टम के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा सब यूज होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो आज की वीडियो